जय माता की मित्रों, हम लोग नक्षत्रों के उन पाठों की स्टडी कर रहे हैं जिसको हम लोग गोचर में अप्लाई कर सके, दिनचर्या में शामिल कर सके और उससे संबंधित जो भी लाभ प्राप्त होते हैं उसका फायदा उठा सके, या कोई अशुभ फल मिल रहे हैं तो उनको कम कर सके। आज बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र वालों को विशेष ध्यान रखना है कि सूर्य पूर्वा फाल्गुनी, मंगल पूर्वाषाढ़ा, बुध अश्विनी, गुरु अनुराधा, शुक्र उत्तरा भाद्रपद, शनि स्वाति, राहु और केतु चित्रा नक्षत्र। ये ग्रह इन नक्षत्रों में आपको नहीं होने चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा साल ये ग्रह इन नक्षत्रों में नहीं आएंगे। हाँ, गुरु शनि राहु केतु ये नहीं आएंगे, ये हो सकता है, क्योंकि इनका लंबा पीरियड रहता है एक राशि के ऊपर, तो हो सकता है नहीं आए आपके नक्षत्र इन नक्षत्रों में आपके नक्षत्र के हिसाब से। लेकिन बाकी चारों ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये आते रहेंगे। उस पर्टिकुलर पीरियड में विशेष ध्यान केवल सूर्य और मंगल का कुछ ज़्यादा रखना है। बाकी अगर शुभ ग्रह हो, जैसे शुक्र हो, बुध हो, तो फिर अगर वो पीड़ा दे रहे हैं तो वो जन्मपत्री के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से स्थानों के स्वामी हैं और किस जगह पे प्लेस है आपकी जन्मपत्री में, और गोचर में कौन सी राशि में प्लेस हो रहे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर श्रवण नक्षत्र वालों को सूर्य और मंगल, जैसे सूर्य पूर्वा फाल्गुनी, मंगल पूर्वाषाढ़ा, बुध अश्विनी और शुक्र उत्तरा भाद्रपद, इनमें गोचर करेंगे तो कुछ न कुछ पीड़ा श्रवण नक्षत्र वालों को भोगनी पड़ेगी, जो साल में एक बार करेंगे ही करेंगे, ये कन्फर्म है। गुरु शनि और राहु केतु ये कन्फर्म नहीं है, ये आपकी राशि के हिसाब से आपको कब आएंगे इन नक्षत्रों में वो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखने का तरीका क्या है? पंचांग है। आप फिजिकल पंचांग अगर नहीं रखते हैं तो सबसे अच्छा साधन है स्मार्टफोन। उसमें पंचांग का या कोई भी अच्छा कुंडली का ऐप आप डाउनलोड करके उसमें आराम से देख सकते हैं पर्टिकुलर वर्तमान में कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आने वाले समय में कौन से नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर नक्षत्रों के विषय में डीपली आपको अध्ययन करना है या सीखना है तो इसमें बहुत पाठ मेरे दिए हुए हैं, आप आराम से व्यू करके उनको तसल्ली से सुने और जो नोटिंग करना है वो करें। मेरा इस चैनल में इतना ही मतलब है इस चैनल का चलाने का कि आपको वो चीज़ों का पता चले जिससे आप अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकें। जो बताते हैं कि मेरा कल क्या होगा, मेरे साथ एक महीने बाद क्या हो सकता है, उस चीज़ का पता नक्षत्रों के द्वारा, चंद्र राशि के द्वारा चलता है। तो गोचर के विषय में कौन से ग्रह आपके कहाँ पे गोचर होंगे तो शुभ होंगे अशुभ होंगे, वो सब पाठ भी मेरे दिए हुए हैं। ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उनका जानने का तरीका, किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से समझाया जाता है इस बात को, वो भी मेरा पोस्ट किया हुआ है। तो उन सब को आप अध्ययन कर ले। अगर आपको डीपली अध्ययन करना है, पर्टिकुलर श्रवण नक्षत्र के बारे में ही जानना है, तो उसके लिए ये पाठ मेरा बनाया हुआ है। तो श्रवण नक्षत्र के ही विषय में अगर आपको जानना है, आपका श्रवण नक्षत्र है, तो उनके लिए इन बातों का कुछ विशेष ख्याल रखें। उसके अलावा आप जब आगे चलते हैं तो श्रवण, रोहिणी, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, मघा और मूल, इन नक्षत्रों का आप विशेष ख्याल रखें। इन नक्षत्रों में कोई भी पाप या क्रूर ग्रह का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपको उस समय में इससे भी ज़्यादा पीड़ा का एहसास कराएगा। क्रूर और पाप ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु आते हैं। ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर नहीं होने चाहिए, जिसमें सूर्य और मंगल हो सकते हैं, साल में एक बार होंगे ही होंगे। तो उस समय का कुछ विशेष ख्याल रखें और उससे कनेक्टेड कामों का कुछ ध्यान रखें हम लोग, तो उससे बचाव हम लोगों का हो जाता है। ऐसे आपका मंगल आ गया श्रवण नक्षत्र में, तो अब आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि कोई भी धारदार हथियार हो उससे दूरी रखें, झगड़े फसाद से दूर रहे, या कोई कहीं पे कोई मारपीट हो रही हो, कहीं पे कुछ और कोई चीज़ ऐसी कोई ज़्यादा उग्र वातावरण हो, या कोई आंदोलन वगैरह में उग्र कुछ हो रहा हो, तो वहाँ से दूरी बना के रखे और हट जाए पर्टिकुलर उस पीरियड में। इनको देखने का तरीका इतना ही है
कि सूर्य अगर आपके इन नक्षत्रों में आता है तो सूर्य के कारकत्वों से संबंधित आपको तकलीफ देगा, न कि आपके भावों से संबंधित देगा, नहीं, वो अपने कारकत्वों से संबंधित तकलीफ देगा उस समय में आपको, भावों से संबंधित नहीं देगा। भावों से संबंधित देखने के लिए फिर आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि उस समय में सूर्य आपकी जन्म राशि के हिसाब से कौन से भाव में गोचर हो रहा है। अगर वो उसका शुभ गोचर है, अगर उसका शुभ गोचर है तो इस पीड़ा में कमी आ जाएगी, और अगर उसका अशुभ गोचर है उस समय में तो ये पीड़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, उसका भी फल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो चैनल चलाने का मकसद यही है कि आप लोगों को हकीकत का पता चले कि फल किस तरह प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठ जाते हैं उसके हिसाब से फल जो मिलने थे जब आपका जन्म हुआ मिल चुके हैं। अब जो भी फल आपको मिलेंगे दशा, महादशा और गोचर के द्वारा मिलेंगे कि गोचर में कौन से ग्रह कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, और दशा और महादशा और अंतरदशा आपकी कौन सी चल रही है। राशियों की दशा अलग होती है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशाएं अलग होती है। तो ये बहुत कुछ है, उन सब का अध्ययन करना बहुत लंबा और बहुत दिमाग लगाने वाला प्रोसेस है। कोई 2 मिनट में, 10 मिनट में या 1 घंटा 2 घंटा में आपको कुछ बताता है, हो सकता है उनको कोई विशेष दृष्टि हो, हमारे जैसों के पास नहीं होती है। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप अपनी दिनचर्या को सुधार लें, आप रोज के कुछ नियम बना लें, उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो आपकी कुंडली में कैसे योग है, आपकी दशा महादशा खराब चल रही है, आपके गोचर के ग्रह खराब चल रहे हैं, उनमें भी बहुत कुछ बचाव हम लोग अपने दैनिक जीवन को परिवर्तन करके उससे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अच्छा चल रहा है तो और ज़्यादा अच्छा भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि उस समय का विशेष ध्यान रखना है जब नक्षत्र के द्वारा अशुभ समय हो, और उस समय में विशेष वर्किंग करना है जब नक्षत्र के द्वारा शुभ समय हो। अब शुभ समय में आते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। श्रवण नक्षत्र वालों को ये नक्षत्र शुभ है। नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, आप पंचांग में देख लीजिए, जैसे आज ये नक्षत्र है तो कल दूसरा हो जाएगा। तो उनके हिसाब से आपका उस दिन कौन सा नक्षत्र है, जब आप कोई नया काम करना हो, जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ चल रही है उसके अलावा कुछ नया करना हो, तो उस समय उस नक्षत्र का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका शुभ नक्षत्र है और पर्टिकुलर उस समय में आपको वो काम करना भी है, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं है या पंडित जी ने कोई मुहूर्त निकाल दिया, तो उस काम को करने में आगे बढ़ाने के लिए परिवार के उस सदस्य को आगे करें जिसका उस समय नक्षत्रों के हिसाब से शुभ गोचर। उससे क्या होगा, उस काम में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, वो बिना कोई विघ्न बाधा के वो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप करेंगे और आपके हिसाब से शुभ नक्षत्र नहीं है उस दिन का, तो कोई न कोई त्रुटि या कोई न कोई विघ्न आने का चांसेस बन जाता है। इतना सा ध्यान रखना है खाली। उसके अलावा धनिष्ठा, कृतिका और मघा, ये 3 नक्षत्र विशेष है आपके लिए। जब भी, जिस दिन भी धनिष्ठा, कृतिका और मघा नक्षत्र हो, उस दिन आप कोई नया काम या नई चीज या नया कोई कुछ करना हो दिनचर्या से हट के, वो चीज नहीं करें, उसको उस दिन के लिए टाल दें। उस दिन कम से कम ध्यान रखें कोई भी फालतू के काम में आपको इंटेंगल नहीं होना है, किसी के कोई वाद विवाद में इंटेंगल नहीं होना है। जहाँ तक हो शांति से उस दिन को निकाल के अपनी दिनचर्या को कंप्लीट करके शाम को या रात को अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे वापस आ जाए। इतना सा ध्यान रखना है। अगर हम लोग इन सब बातों का ध्यान रख लेते हैं तो फिर वो गोचर के द्वारा या दशा महादशा के द्वारा जो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है उसमें बचाव हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, केवल इतना सा ध्यान रखना है, कुछ दिन के लिए आप नोटिंग करके इसको अपनी जेब में रखें कि आने वाले कौन से समय में कौन सा काम हमको करना है और उस समय में आपको कौन सा ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके हिसाब से अगर दिनचर्या को हम लोग सम्मिलित इसको कर ले तो शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि याद नहीं रहेगा, नई चीज़ है ना आपके लिए। लेकिन वही चीज़ जब कंटिन्यूटी में आ जाएगी, लगातार जब आप उसका अभ्यास करते जाएंगे तो फिर वो ऐसे हो जाएगा। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में
कोई गड्ढा है और हम लोग डेली उसी रास्ते से जाते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे गड्ढा है, केवल कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है। आप फ़ोन पे बात करते हुए चल रहे हैं तो भी वो गड्ढा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका पाँव उसको हटके उस साइड से निकलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो चुकी है कि यहाँ पे गड्ढा है, मेरे को ये साइड टाल के निकलना है, तो आप ऑटोमेटिक उस साइड को टाल के निकल जाएंगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही कुछ अभ्यास का होता है, 1-2 बार, 10 बार, 20 बार जब इस चीज़ का आप अभ्यास कर लेंगे तो फिर ये आपकी लाइफ के साथ सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ही ध्यान में रहेगा कि आज ये नक्षत्र है तो कल वो आएगा। आज सूर्य इस नक्षत्र पे गोचर कर रहा है तो 13 दिन बाद में या 14वें दिन वो नक्षत्र से निकल जाएगा। आज चंद्रमा इस नक्षत्र पे गोचर कर रहा है तो ये कल निकल जाएगा, क्योंकि जैसे नक्षत्र चेंज होगा डेली का, वैसे चंद्रमा का नक्षत्र भी चेंज होगा। तो उसी तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर हम लोग इसके हिसाब से दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले जैसा कि हम लोग करते हैं अपना, तो फिर हम लोगों को जब अच्छा फल मिलता है तो आपको भी मिलेगा। अब देखिए, इसमें चंद्रमा का शुभ गोचर, जैसे मैं सब पाठों में बताता हूँ, 2.25 दिन मतलब 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण, ये 2.25 नक्षत्र एक राशि में रहते हैं और उसी हिसाब से चंद्रमा का गोचर रहता है। तो एक राशि में चंद्रमा भी 2.25 दिन तक ही रहता है। मैंने बहुत बार बोला है 2 दिन 2.5 दिन के आसपास रहता है। वो एक नॉर्मल प्रिडिक्शन के लिए बोला है कि आपको ध्यान में रखना है चंद्रमा, लेकिन एक्चुअल में 2.25 दिन तक रहता है। तो 2.25 नक्षत्र एक राशि में रहते हैं और चंद्रमा भी 2.25 नक्षत्र को भोग के ही आगे निकलेगा। तो 2.25 दिन तक, मतलब चंद्रमा, कहने का मतलब ये हो, चंद्रमा इन प्लानेट में सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लानेट है और उसका शुभ और अशुभ गोचर बहुत जल्दी होते रहता है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जिस दिन ये सब काम, जब आपको कोई अच्छा काम करना हो तो चंद्रमा का विशेष ख्याल रखना है। 1, 3, 6, 7, 10, 11 आपकी जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से इन भावों में चंद्रमा का गोचर शुभ होगा। अब इसको बताने का कारण ये है कि वैसे तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल सबका शुभ अशुभ गोचर का पाठ मेरा पोस्ट किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान करना है तो उन पाठों को खोज के चैनल को व्यू कर लीजिए, पाठों को खोज के आप सुन लीजिए। चंद्रमा का इसलिए बताया कि से आपका सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर उससे संबंधित खराब फल किस समय दे सकता है। इन भावों में अगर चंद्रमा है तो नहीं देगा, क्योंकि आपके लिए शुभ गोचर है। इन भावों में जिस दिन चंद्रमा नहीं होगा उस दिन उसके खराब फल, उससे कारकत्वों से संबंधित खराब रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि 1, 3, 6, 7, 10, 11 मतलब 3, 3, 6 स्थानों में तो नहीं देगा। 6 स्थानों का ध्यान रखना है आपको, केवल इतना सही बात है। इन सब चीजों का ध्यान रख के अगर दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले तो बोलते हैं ना, वो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये खराब हो जाएगा, आपका राहु यहाँ पे है, आपका शनि यहाँ पे है। अभी जैसे मेरा शनि शुभ गोचर नहीं है, अगर मैं अपने नक्षत्र के हिसाब से इनका ध्यान रख लूँ तो वो अशुभ गोचर भी मेरे को उतना खराब फल नहीं देगा जितना वो दे सकता है। और इन सबको दिनचर्या में जब हम लोग शामिल करते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम लोगों से गलत कर्म नहीं होते। गलत कर्म कब होते हैं? जब कोई गलत नक्षत्र में वो पर्टिकुलर ग्रह चल रहा हो, जब हम लोगों को जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र, संगातिक नक्षत्र, मानस नक्षत्र, वद नक्षत्र, इनमें कोई पाप या क्रूर ग्रह का गोचर हो रहा हो, या फिर हम लोगों का नक्षत्र से इन नक्षत्रों का भेद हो रहा हो उस दिन, और उस दिन हम लोग कोई ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से बाद में गलत स्टेप उठाना पड़े, इसलिए होता है गलत कर्म। अगर उसका बचाव हम लोग कर ले तो गलत कर्म होंगे ही नहीं। और जब नॉर्मल लाइफ में जो हम लोगों का वर्तमान कर्म है वो अगर अच्छा होगा तो प्रारब्ध के जो भोग हम लोगों को मिले इस जीवन में भोगने के लिए, तो उनके अशुभ फलों का धीरे धीरे
अपने आप वो ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो उसको आराम से भोग के हम लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए इस संसार को अलविदा आराम से कह के जा सकते हैं। तो आशा है मित्रों, मेरा पाठ आपको समझ में आया होगा। ग्रहों से ज़्यादा नक्षत्रों के विषय पर मेरा ज़्यादा जोर है, और जिस दिन मैं समझूंगा कि मेरा नक्षत्रों का पाठ कंप्लीट हो गया, तब फिर वापस मैं ग्रहों का चालू करूंगा। हालांकि मैं बीच बीच में ग्रहों का भी दे रहा हूँ, तो आप अगर अच्छे से इसका ज्ञान लेना चाहते हैं तो पूरे पाठों को क्रमबद्ध सुनिए, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। क्योंकि नक्षत्रों का डीप अध्ययन अगर जन्म कुंडली प्रिडिक्शन करना है तो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसका मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय भारत।